आसिफ सिंह खोसा साहब की जजमेंट है 2019 की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो मेमोरी है दैट ब्लर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, इंसान का जो मेमोरी है वो जैसे टाइम गुजरता रहता है वो उसमें फिर वो चीज़ें उस तरह से सेव नहीं रह सकती। तो जितनी जल्दी हो सके आपने उस आइडेंटिफिकेशन पीरियड का जो टेस्ट है उसको वो कंडक्ट करना होता है। तो अब जैसे ये रिसेंट सिनेरियो है अब जिसमें बस बंदों को पेश किया जा रहा है, 14 दिन का टाइम जो है वो लिया जा रहा है और इतने बल्क में लोग हैं जो कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि किसी बंदे के साथ एक दफ़ा मुलाकात हो तो सेकंड अटैम्प्ट में बंदा उसको नहीं पहचान सकता, मुमकिन नहीं होता। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा जो है वो इतने सारे लोगों को, मतलब कह ले थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है उनको वो आइडेंटिफाई कर सके, तो ये मुमकिन नहीं होता। तो इसमें यह है कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो आइडेंटिफिकेशन पीरियड का जो टेस्ट है वो होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर कोई एक्यूज पर्सन अरेस्ट हो गया है तो होना ये चाहिए कि विद इन अ डे और 2 जो है अब उसके आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो है वो कंडक्ट करके उसको फाइनलाइज करना है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कानूनदान के साथ मैं हूं मेहर मोहम्मद अजीज़। नाजरीन, आज की हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आबिद हुसैन चौधरी साहब। आप एडवोकेट हाई कोर्ट है और क्रिमिनल लॉ की काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। नाजरीन, आज हम इनसे बात करेंगे जो हमारे मुल्क में रिसेंटली 9 मई का जो वाक़या हुआ, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा FIRs हुई, फिर गिरफ्तारियाँ हुई और फिर शनाख्त परेड के लिए लोगों को लाया जाने लगा। शनाख्त परेड है क्या और इसका कानून क्या कहता है, इस बारे में हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर, पहले तो मुझे बताइएगा कि जो शनाख्त परेड है ये हमारे कानून में कहाँ है और क्या है? बेसिकली जो आइडेंटिफिकेशन पीरियड के हवाले से जो लॉ है वो एक तो आर्टिकल 22 है कानून शहादत का, तो उसमें वो मेंशन्ड है कि आपने रेलिवेंट जो फैक्ट्स हैं आपने वो कहाँ से जो है वो अखज़ करना है और कैसे करना है। सेकंड, जो हमारे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स मौजूद हैं वहाँ पे इसका जो चैप्टर 3 है हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का, उसका पार्ट C है, उसमें कंप्लीट डिटेल्स मेंशन है कि क्या पैरामीटर्स होने चाहिए और मजिस्ट्रेट ने कौन कौन सी चीज़ों का जो ख्याल रखना है और ख्याल रखते हुए जो है वो उसमें जो कंडक्ट करानी है आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो है, तो वो उसमें हाई कोर्ट रूल्स हैं। फिर उसके साथ साथ ये है कि फर्दर जो है विद दी टाइम जो इंटरप्रिटेशन है लॉ की वो होती रहती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी इंटरप्रेट करती रहती है चीज़ों को, हाई कोर्ट भी करती रहती है, फिर वो कोई एम्बिगुइटी होती है तो फिर वो भी जो है क्लियर होती रहती है साथ साथ। सर, जब कोई शख्स गिरफ़्तार होता है उसके बाद उसे शनाख्त परेड के लिए पेश किया जाना होता है, इसकी पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है लॉ में? बेसिकली तो ये है कि इसकी जो हाई कोर्ट रूल्स हैं उसमें जो मेंशन्ड है कि आइडेंटिफिकेशन परेड जो है दैट रिक्वायर्स विटनेस, कि कोई विटनेस होना चाहिए जो कि किसी बंदे को आइडेंटिफाई कर सके, और विटनेस ऐसा हो जो कहे कि मैं मेरे सामने कोई एक्यूज पर्सन सामने आएगा तो मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकूँगा, तो दैट रिक्वायर्ड विटनेस। अगर विटनेस नहीं होगा तो आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हो सकती। तो इसमें सिचुएशन ये है कि विटनेस का होना जो है वो उसमें ज़रूरी है इसमें आइडेंटिफिकेशन परेड में, क्योंकि स्टैचुटरी लॉ में जो चीज़ मेंशन्ड है तो वो उसको आपने जो है वो जो फुलफिल करना है उन रिक्वायरमेंट्स को। सर, अरेस्ट के कितने अरसे के बाद, कितने अरसे के अंदर आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए एक बंदे को पेश किया जाता है? अरेस्ट के बाद बेसिकली सिचुएशन इस तरह से है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि जब एक्यूज पर्सन अरेस्ट हो जाए उसको एज सून एज पॉसिबल आप जो आइडेंटिफिकेशन परेड का जो टेस्ट है उसमें से गुजारें, क्योंकि इसमें आसिफ सिंह खोसा साहब की जजमेंट है 2019 की, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जो मेमोरी है दैट ब्लर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, इंसान का जो मेमोरी है वो जैसे टाइम गुजरता रहता है वो उसमें फिर वो चीज़ें उस तरह से सेव नहीं रह सकती। तो जितनी जल्दी हो सके आपने उस आइडेंटिफिकेशन परेड का जो टेस्ट है उसको वो कंडक्ट करना होता है। तो अब जैसे ये रिसेंट सिनेरियो है अब जिसमें बस बंदों को पेश किया जा रहा है, 14 दिन का टाइम जो है वो लिया जा रहा है और इतने बल्क में लोग हैं जो कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि किसी बंदे के साथ एक दफ़ा मुलाकात हो तो सेकंड अटैम्प्ट में बंदा उसको नहीं पहचान सकता, मुमकिन नहीं होता। तो ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा जो है वो इतने सारे लोगों को, मतलब कह ले थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है उनको वो आइडेंटिफाई कर सके, तो ये मुमकिन नहीं होता। तो इसमें यह है कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो आइडेंटिफिकेशन परेड का जो टेस्ट है वो होना चाहिए। मतलब ये है कि अगर कोई एक्यूज पर्सन अरेस्ट हो गया है
तो होना ये चाहिए कि विद इन अ डे और 2 जो है आप उसके आइडेंटिफिकेशन पीरियड जो है वो कंडक्ट करके उसको फाइनलाइज कर दें। सर जैसे आपने बताया एक विटनेस होना चाहिए, यूजली एक प्राइवेट विटनेस होता है, लेकिन अब हम इस सिनेरियो में देखते हैं ज़्यादातर पुलिस वाले ही विटनेस होते हैं। सर जो बंदा गिरफ्तार कर रहा है क्या वही शनाख्त पीरियड के लिए विटनेस बन सकता है? इसमें सिचुएशन ये है कि जो अभी सरकमस्टांसेस है, जो सिनेरियो चल रहा है, अभी मौजूदा जो सूरत हाल की आप बात कर रहे हैं, इसमें तो आइडेंटिफिकेशन प्रेस जो परेड है वो लीगली हो ही नहीं सकती। ठीक है, वो लीगली उसकी जो रिक्वेस्ट पुट करे मजिस्ट्रेट के सामने उसको टर्न डाउन करना चाहिए, उसको अलाउ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें एक तो यह कि विटनेसेस नहीं मौजूद। सेकेंडली इसमें यह है कि जो विटनेस है वो ही कंप्लेनेंट है। ठीक है, जो कंप्लेनेंट है अगर फिर उसमें ये है साथ में कि वो आप एक एविडेंस क्रिएट करते हैं जियो फेंसिंग की, फिर आपके पास सेफ सिटी कैमरास मौजूद हैं, फिर आपके पास प्राइवेट कैमरास की वीडियोस मौजूद हैं। अगर आपने एक बंदे को आइडेंटिफाई कर लिया है विद द साइंटिफिक एविडेंस, तो फिर आप उनके आइडेंटिफिकेशन पीरियड के लिए आपको क्यों रिक्वायर्ड? अगर आपको ये श्योर हो चुका है कि हमारा एक्यूज पर्सन फलां है, तो आपको उसको नॉमिनेट कर देना चाहिए अपने मुकदमे में, फिर आपको उसको टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन पीरियड के लिए नहीं लेके जाना चाहिए। अब हमारे जो अभी आइडेंटिफिकेशन परेड हो रही है उसका मकसद तो आइडेंटिफिकेशन परेड है ही नहीं। उसका मकसद तो ये है कि आपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है बिहाइंड द बार रखना है, 14-14 दिन के लिए, महीने के लिए। तो मकसद आपका ये है, मकसद आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करना नहीं है। और फिर इससे एक और चीज़ भी है, हमारे यूजुअली एक कंसेप्ट जाता है, हमारे जहन में एक चीज़ आती है और लोग भी सवाल पूछते हैं कि मुकदमे प्रोसिक्यूट होते हैं तो सज़ाएँ क्यों नहीं होती? तो उसकी यही वजह है कि लैप्स होता है हमारे ऑन दी पार्ट ऑफ दी प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जब एक मुकदमा सही तरीके से इन्वेस्टिगेट नहीं होना, आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो एक किस्म की इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है ना। जब आपकी एक चीज़ उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाना उस मुकदमे को, तो डेफिनेटली इसमें फिर कन्विक्शन भी नहीं हो पानी। अब ये मुकदमे हैं, इनको अगर आप देखेंगे इनका आउटकम क्या है, इनमें इनके ट्रायल होने हैं, बेल्स होनी है, बेल्स होने के बाद ट्रायल कंक्लूड होने के बाद क्या मुमकिन है कि सज़ाएँ जो हैं वो हो पाएंगी? क्या जो टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड है, क्या वो ये मुमकिन है कि वो मतलब उन पर रिलाय करते हुए सज़ाएँ जो है कोर्ट्स ने? तो इसमें यह है कि ये तो उनका मकसद ही ये नहीं है कि टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करना। उनका मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिहाइंड द बार रखें और वो ज़्यादा से ज़्यादा बिहाइंड द बार रहें, बस उनका ये मकसद है। सर अब अगर एक सस्पेक्ट की रिक्वेस्ट करी है मजिस्ट्रेट के सामने आइडेंटिफिकेशन पीरियड की, जी, क्या मजिस्ट्रेट के पास ये पावर्स हैं, क्या वो उसको टर्न डाउन कर दे? बिल्कुल। इसमें यह है कि जब भी कोई यूज पर्सन अरेस्ट होता है अंडर सेक्शन 54, तो उसके कुछ ग्राउंड्स हैं, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं कि आपके पास कुछ ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जिसकी बुनियाद पे आपने एक्यूज पर्सन को अरेस्ट किया है। जब आप किसी भी एक्यूज को अरेस्ट करते हैं, अगर आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन पीरियड रिक्वायर्ड है, तो आप फिर उसकी रिक्वेस्ट पुट करते हैं बिफोर द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट ने उस सब्सटेंस को देखना है कि आपके पास उस एक्यूज पर्सन के ख़िलाफ़ क्या सब्सटेंस मौजूद है। उसने ऑटोमेटेड मैनर में, एक मैकेनिकल मैनर में जो है वो बिहेव करते हुए जैसे उसको साइन नहीं करना रिक्वेस्ट को, उसने अपना जुडिशल माइंड अप्लाई करना है। उसमें देखना है कि क्या कुछ ऐसा मटेरियल है जिस पर रिलाई करते हुए मैं एक एक्यूज पर्सन को बिहाइंड द बार भेजूँ, और फिर ज़ाहिर है उसका एक वक्त गुजरना है, वो बाद में बेगुनाह साबित हो जाए, फिर उसकी जो इनकारसरेशन है, उसकी जो कैद है, उसको बाद में हम कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो है डेफिनेटली इसमें जो हाई कोर्ट रूल्स हैं उसके मुताबिक आपने देखना है कि क्या उसके वो पैरामीटर्स हैं कि हम इसको भेजें टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन पीरियड के लिए। अगर वो पैरामीटर्स नहीं मौजूद तो उसकी रिक्वेस्ट को बिल्कुल टर्न डाउन करना चाहिए, और वो टर्न डाउन हो सकती है। और जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है इसमें मैंने देखा है बहुत सारे इसमें ऑनरेबल जजेस जो हैं, मैजिस्ट्रेट्स जो हैं, जिन्होंने ये डेयर करते हुए, प्रेशराइज होते हुए इवन जो रिक्वेस्ट हैं वो उनको टर्न डाउन किया है, और लोगों को मौके पे ही बेल्स भी दी हैं, डिस्चार्ज भी किया है, मौके पे हथकड़ियाँ भी उनकी खुली हैं। सर अगर आइडेंटिफिकेशन पीरियड की जो रिपोर्ट है, अगर इस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो, फिर इसमें वो हाई कोर्ट रूल्स में सारी चीज़ें मैंशन है कि अगर किसी भी बंदे को, चाहे वो विटनेस को भी ऑब्जेक्शन हो सकता है, इसमें जो एक्यूज पर्सन है, जो सस्पेक्ट, उसको भी उस पर कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है। जो भी ऑब्जेक्शन होगा मैजिस्ट्रेट उसको लिखेगा, उसको इन रिटर्न जो है वो अपनी रिपोर्ट में उसको मेंशन करेगा। फिर मेंशन करने के बाद जो
लॉ ने उसको ये भी एम्पावर किया है कि वो उसको मौके पे डिसाइड भी कर सकता है उस ऑब्जेक्शन को, चाहे वो विटनेस की तरफ से हो। यूजुअली ये इसमें होता है ऑब्जेक्शन, जो एक्यूज पर्सन को ऑब्जेक्शन होता है कि इन्होंने हमें पहले देख लिया है, ठीक है, हमारी फ़ोटोज़ जो है वो कंप्लेनेंट ने या विटनेसेस ने देख ली हैं, या ये हमें पहले से जानते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते हैं जिनमें टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट भी होता है और मुलजमान और मुद्दई एक दूसरे के रिश्तेदार भी होते हैं और जानने वाले भी होते हैं। ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं। तो वो ऑब्जेक्शंस होते हैं और उन ऑब्जेक्शंस को मजिस्ट्रेट एड्रेस भी कर सकता है और मौके पे डिसाइड भी कर सकता है, और ये क्लियरली ये मेंशन है लॉ में कि वो मौके पे डिसाइड कर सकता है उस ऑब्जेक्शन को। सर अभी जो हमने देखा वाक़या, जो 9 मई को वाक़यात हुए जी, इनमें सर कुछ सेलिब्रिटीज़ का नाम भी आ रहा था। अब उनके साथ चेहरे जो है काफ़ी जाने पहचाने चेहरे हैं, तो इस बारे में आइडेंटिफिकेशन परेड पे के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए यही वो पैरामीटर्स हैं जिनको मजिस्ट्रेट ने देखना है कि क्या हम जिस बंदे को भेज रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड, क्या वो पैरामीटर्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर एक बंदे से पूरी दुनिया फेमिलियर है, हर बंदा उसे जानता है, वो मीडिया पे जो है वो लाइमलाइट में है, अगर सब लोग उसे जानते हैं ऑलरेडी, तो फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड की क्या ज़रूरत है। तो फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड की ज़रूरत नहीं है, फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन परेड टर्न डाउन कर देनी चाहिए, फिर उसकी रिक्वेस्ट को जो है वो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइबल। तो अब मकसद ये है कि ये कुछ आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करना तो मसला ही नहीं है, ना ही ये इस टाइम कोई इशू है। इस टाइम मसला जो है वो ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बिहाइंड द बार रखना है, जेल में रखना है, ताकि उनको ह्यूमिलिएट किया जा सके, उनके फैमिली मेम्बर्स उनको ना मिल सकें। इसका बेसिकली हल ये था, अगर आपको ये अंदाज़ा हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को ये अंदाज़ा हो जाए कि ये भी इसमें एक्यूज़ पर्सन है और ये वाकई मौके पे मौजूद था और वाकई इसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो आप उसको नॉमिनेट करें मुकदमे में कि ये हमारा एक्यूज़ पर्सन है। नॉमिनेट करने के बाद आप उसको अच्छे तरीके से प्रोसिक्यूट करें, उसका आप फिज़िकल रिमांड लें। फ़िज़िकल रिमांड लेने के भी आपके पास 14 दिन जो है वो कानून ने दिए हुए हैं। आप फ़िज़िकल रिमांड ले लें, दैट इज़ मोर जस्टिफाइबल, कि वो उसमें हम जस्टिफाई कानून को तो कर सकते हैं ना कि वो एक रिमांड में जो है वो उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो दैट इज़ मोर जस्टिफाइबल। तो अब इसमें आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए लोगों को लेकर जाना तो वो तो इसमें इशू नहीं था और ना ही वो उनका कोई मकसद था। चाहिए ये था कि वो फ़ौरन अपने बंदों को नॉमिनेट कर देते अपने एक्यूज़ पर्सन। उससे एक और फ़ायदा होना था, वो ये होना था कि उनके जो मुकदमे हैं वो प्रोसिक्यूट भी अच्छे हो जाने थे और बाद में लोगों को सज़ाओं के चांसेस भी बढ़ जाने थे। इसमें जो रियल कल्प्रेट्स हैं, जो रियल इसमें जो एक्यूज़ पर्सनस हैं, उनको बाद में सज़ाएँ होती, जो बेगुनाह हैं वो मौके पे आप उनको ना नॉमिनेट करते, वो छूट जाते। अब कुछ ऐसे भी चीज़ें देखने में आई हैं जिनमें कुछ बंदे जो एक्यूज़ पर्सन वो मौके पे मौजूद ही नहीं थे और ना ही उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया, और वो अपनी प्ली ऑफ एलिबाई ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मौके पे नहीं थे, हम तो किसी और शहर में मौजूद थे। इसके बावजूद भी उनको पकड़ा जा रहा है और टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड में धकेला जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइबल। सर जब हम ट्रायल एक चल रहा होगा तो उसमें इसकी क्या वर्थ होगी? इसमें बेसिकली लॉ तो इसके हवाले से क्लियर नहीं है, और इस पर जजमेंट है आसिफ सईद खोसा साहब की 2019 की, जब वो चीफ जस्टिस थे तब उन्होंने एक जजमेंट दी थी, 3 मेंबर बेंच की जजमेंट है, और वो उन्होंने सर्कुलेट भी की एंटायर पाकिस्तान में सारी जो कोर्ट्स हैं मैजिस्ट्रेरियल, तो वहाँ पे सर्कुलेट भी हुई वो जजमेंट। उसमें उन्होंने बहुत क्लियर जो है वो पैरामीटर्स बताए। अब इसमें जो इसकी एविडेंशियली वर्थ है दैट इज़ corroborative, कि ये corroborative है, सब्सटेंटिव नहीं है। यानी कि इस पे आप रिलाई करते हुए आप केस को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते और आप इस पे सज़ा नहीं कर सकते। ये सिर्फ सपोर्टिव है, ये सिर्फ एक सपोर्ट के तौर पे जो है वो एविडेंस में जो है यूटिलाइज होती है। ये सब्सटेंटिव नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ये ऐसी एविडेंस नहीं है जिस पे इन्हसार करते हुए आपने सज़ा देनी ही देनी है। बाज़ बात ऐसे भी होता है, ऐसे मुकदमात भी सामने आते हैं जिसमें लोग आइडेंटिफिकेशन परेड में उसमें मतलब पता भी चल जाता है कि ये एक्यूज़ पर्सन है, लेकिन बाकी मुकदमा जो है कमज़ोर होने की बुनियाद पर उनको सज़ाएँ नहीं होती। और बाज़ बात ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड में जो एक्यूज़ पर्सन नहीं उसमें वो आइडेंटिफाई होते, लेकिन उनको फिर भी सज़ाएँ हो जाती हैं क्योंकि उनके खिलाफ अदर जो मटीरियल है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये है कि ये सपोर्टिव एविडेंस है सिर्फ, ये सब्सटेंटिव नहीं है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे नाजरीन को शनाख्त परेड के बारे में काफ़ी इल्म हासिल हुआ होगा। सर शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, कानूनदान का शुक्रिया, आपने हमें इन्वाइट किया और हमें जो है एक शेर हासिल गुफ्तगू करने का जो है मौका आपने दिया। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।